हेलो विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था एसिड के बारे में और अभी हम लोग करने वाले हैं बेस के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में बेस क्या होता है और बेस के सारे केमिकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में आज हम लोग यानी फुल्ली स्टडी होगा बेस के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बेस क्या होता है। सबसे पहले आपको इन बातों को अच्छी तरह से समझना है कि बेस क्या होता है। तो आप लोगों को ये समझना है कि जो बेस है वो स्वाद में कड़वा होता है और रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर देता है और छूने में साबुन की तरह चिकना होता है, तब हम उसे बेस कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कि हाँ फिज़िकली बेसिस पे हम इसे बेस कहेंगे। केमिकली बेसिस पे हम कैसे बेस कहेंगे, किसे कहेंगे? तो अर्हेनियस ने बताया है कि वो चीज़ जिसके अंदर OH यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसके अंदर प्रेजेंट हो उसे हम बेस कहेंगे। जैसे मैंने ले लिया KOH या फिर CaOH का होल ट्वाइस, या फिर मैंने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस। ये सब बेस हैं। कैसे पहचानेंगे? ये चीज़ सब में कॉमन है, हम उसे बेस बोलेंगे। अच्छा, एक और कंडीशन क्या है कि आप पहचानेंगे कि ये बेस है। और अर्हेनियस बोला है कि जिसे बेस वो चीज़ है जिसे वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये क्या दे, ये दे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। यानी समझिए इस बात को, क्या बोला है, H2O में मैंने इसे डिज़ोल्व किया तो ये दिया Na+ और OH-। फिर इसे मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया तो इन्होंने दिया K+ और OH-। फिर इससे डिज़ोल्व किया H2O में। आप समझ रहे हैं, टूट रहा है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ca2+ 2OH-। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O में डिज़ोल्व किया तो दे दिया Mg2+ और 2OH-। कैसे पता चला? ये देखिए दो आयंस है, इसीलिए मैंने आगे में 2 लगाया है। तो ये इसका मतलब होता है कि ये एक बेस है। यानी बेस वो चीज़ है अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जिसे वाटर में डिज़ोल्व करने पर OH- प्रोड्यूस करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ बेस है। आप लोग चाहे तो इसको पूरा लिख भी ले, यानी मतलब पूरा ओवरऑल मतलब बेस का यही है जो स्वाद हो और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता हो, ये बेस है। और उसके साथ अर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी आप उसमें ऐड कर ले कि बेस वो चीज़ है जिसे वाटर में डिज़ोल्व करने पर OH- प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग बेस कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप ऑफ बेस, जिनमें 3 तरह के बेस को कैटेगराइज मैंने किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ OH- कंसंट्रेशन। उसके बेसिस पे 2 तरह के बेस होंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा वीक बेस। और दूसरा टाइप मैंने लिया है डाइल्यूट बेस और तीसरा कंसंट्रेटेड बेस। चलिए एक एक करके इसे एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जैसे मैंने लिखा KOH या NaOH, या मैंने ले लिया AlOH का होल थ्राइस। तो ये सारे के सारे बेस क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो इसे क्यों कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं? इसका रीज़न ये है कि जब हम इस बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो मान के चलिए इस बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जैसे KOH, और इसे वाटर में डिज़ोल्व किया तो K+ और OH- ये देगा। तो यहाँ पे ये जो OH- है ये एकदम बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में देता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह जैसे
NaOH, हम लोग इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। इसे वाटर में डिज़ोल्व किया तो दिया Na+ और OH-। यानी ये जो OH- देगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम आयनाइज्ड होगा, मैक्सिमम आयनाइज्ड हो गया। OH- बहुत बड़ा क्वांटिटी में दिया, अमाउंट में दिया, तो इसीलिए इसको बोल रहे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी फुल्ली आयनाइज्ड हो कोई भी बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि MgOH का होल ट्वाइस, या फिर NH4OH, या CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या होगा कि जब हम इसे वाटर में आयनाइज्ड करेंगे, इन सबको आपको आ चुका है वाटर में आयनाइज्ड करना, तो मैग्नीशियम को किया, पहले मैग्नीशियम लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा Mg2+ और 2OH-। तो ये जो है वो मिनिमम हो गया, बहुत ही कम अमाउंट में दिया है। समझ में आ रहा है? बहुत ही कम अमाउंट में दिया है, मिनिमम दिया है, बहुत ही लेस अमाउंट में दिया है। तो इसीलिए ये कैसा हो गया? ये हो गया है वीक बेस है। ये वीक बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो OH- है, OH- ये बहुत ही कम अमाउंट में मिला है, यानी फुल्ली आयनाइज्ड नहीं हुआ, कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुआ, थोड़ा सा आयनाइज्ड हुआ है, और जिसके कारण OH- बहुत ही कम अमाउंट में मिला है। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये वीक बेस है। आप समझ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाए और बहुत ही ज़्यादा OH- आयंस दे, तो इसे स्ट्रॉन्ग हम लोग बेस बोलेंगे। और जो आयनाइज्ड हो मगर बहुत ही कम अमाउंट में OH- आयंस दे, तो हम इसे वीक बेस बोलेंगे। उस तरह से अब आते हैं कि डाइल्यूट बेस क्या होता है और कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है। जैसे मैंने एक विशेष लिया, इसके अंदर 100 ml बेस है कोई, इसके अंदर 100 ml बेस है, और यहाँ पे भी एक विशेष लेते हैं, इसके अंदर भी 100 ml कोई बेस है, कोई भी बेस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या किया कि इसके अंदर हम लोग 2 लीटर पानी डाल देते हैं, और इसके अंदर हम लोग 1 लीटर पानी डाल देते हैं। कंडीशन ये है कि जो बेस यहाँ पे है, बेस ले ही लेते हैं, NOH है, यहाँ भी NaOH है, दोनों जगह NaOH 100 ml है। तो यहाँ पे 2 लीटर वाटर डाले हैं और यहाँ पे 1 लीटर वाटर डाले हैं। तो वाटर का मात्रा है वो यहाँ पे क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा हो गया है। बहुत ही ज़्यादा वाटर की मात्रा हो गई तो बेस की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। यानी बेस का कंसंट्रेशन इस पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी में ही 100 ml है, तो इसके मुकाबले इसमें बेस का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। OH का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे वाटर की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि डाइल्यूट बेस है ये। और यहाँ पे उसके मुकाबले वाटर का जो मात्रा है वो क्या है? कम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कंसंट्रेटेड बेस है। सिंपल सी बात, वाटर की मात्रा ज़्यादा हो किसी में तो डाइल्यूट है, और वाटर की मात्रा क्या हो? कम हो किसी भी बेस में, तो हम उसे बोलेंगे कि ये कंसंट्रेटेड बेस है। सिंपल। वाटर की मात्रा बिल्कुल ना हो तो कंसंट्रेटेड बेस है। वाटर की मात्रा थोड़ा, मैंने 100 ml वाटर मिलाया, तो इसका मतलब उसके मुकाबले वो डाइल्यूट है। सिंपल। आप बढ़िया से समझ चुके हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे 500 ml बेस है कोई, और इसमें 5 लीटर वाटर है, डाल दिया। यहाँ पे फिर लिया 500 ml, यहाँ पे कोई बेस है, और इसमें मैंने 500 ml वाटर डाल दिया। तो क्या हो गया? यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा हो गया 500 में ही, और यहाँ पे उस मुकाबले में मात्र बहुत ही कम वाटर ये इसमें डिज़ोल्व है। यानी ये सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे कि जो बेस है वो ज़्यादा होगा, और इस सॉल्यूशन में जो बेस की मात्रा है वो कम होगी। तो वाटर यहाँ पे बेस की मात्रा ज़्यादा, तो ये कंसंट्रेटेड बेस, और बेस की मात्रा इस सॉल्यूशन में कम, तो ये डाइल्यूट बेस। तो सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूज ऑफ बेस।
यानी हम बेस के यूज के बारे में देखेंगे। तो पहला यूज है इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, NaOH को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसका इस्तेमाल किया जाता है सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा यूज है इन पेपर इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी कॉस्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है और कॉस्टिक सोडा के हेल्प से ही पेपर को बनाया जाता है। तीसरा है फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि आप लोग जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं और इसका यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में। चौथा यूज है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर का जब हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन मेथड क्या होता है इसी चैप्टर में, तब हम देखेंगे कि हम इसी से बनाते हैं। इसी के अंदर हम लोग क्लोरीन गैस डालेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। पांचवा है फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। और छठा यूज़ है फॉर प्रिपेयरिंग एंटासिड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी से इनो वगैरह सब बनता है, तो इसका यूज हो जाता है एंटासिड में। यानी कि पेट की एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी से बनता है इनो, उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, जैसे हम लोग के पास सोडियम कार्बोनेट होता है तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि इससे डिटर्जेंट बनता है, यानी एक तरह से डिटर्जेंट होता है जिसे हम लोग कपड़ों को साफ़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब जो हमारे पास मुद्दे हैं वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस के बारे में, वो जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला पॉइंट है बेस आर इलेक्ट्रोलाइट, यानी बेस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जैसे आपको पता होगा कि NaOH है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बनेगा Na+ और OH-, यानी कि क्या फॉर्म हो रहा है, आयंस फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, आयंस। और आपको पता है कि कोई भी आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ आयंस में फॉर्म हो रहे हैं और ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो ये इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो बेस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, यानी बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये पॉइंट आप जान चुके हैं कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। उसी तरह जो तीसरा पॉइंट है द सॉल्यूशंस ऑफ बेस इन वाटर टू गिव अ सॉपी टच, यानी जब हम किसी बेस का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो साबुन की तरह चिकना होता है। सिंपल सी बात है और कोई बात नहीं है। आगे चौथा पॉइंट है बेस रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब ये पॉइंट हम लोग एसिड में भी पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ एक बेस लिया और यहाँ एक एसिड लिया और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएगा NaCl और H2O, यानी बेस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ये होता कैसे था, पिछली क्लास में मैंने ये भी समझा दिया था कि जैसे सोडियम यहाँ पे देखिए मेटल है और मेटल को हम लोग बोलते हैं कि ये प्लस होता है तो बगल वाला माइनस, और एसिड H+ देता है तो बगल वाला माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ यहाँ कंबाइन हुआ है। देखिए ये प्लस इस माइनस के साथ तो NaCl, और ये H और OH, H दोनों मिलके H2 और ये O तो H2O। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आपस में टूट रहे हैं और वापस से रीअरेंज हो रहे हैं। तो ये वाला तो पीछे भी हो चुका था, फिर मैंने अभी भी एक एग्जांपल कर लिया। और एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो होगा प्रोडक्ट वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, यानी खास करके सॉल्ट बताना है। वाटर तो कंफर्म है कि वाटर भी बनेगा क्योंकि ये रहा बेस। ओहो, यहाँ पे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ना कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बनता है उसका फॉर्मूला आपको लिखना है।
हाँ, एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पे अल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला बैलेंस करने के बाद पूरा आपको लिखना है। आगे देखेंगे बेस रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हम बात करेंगे कि कौन सा बेस है जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि कॉस्टिक सोडा NaOH और इसके साथ जब जिंक का रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे बना NaZnO2 और 2 इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट और H2 यहाँ पे, यानी कि एक तरह से ये क्या हो गया, ये जो चीज़ है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक मेटल है, एम्फोटेरिक मेटल है। हम इसे बोलते हैं कि ये एम्फोटेरिक मेटल है, टेरिक मेटल है। क्या मतलब होता है एम्फोटेरिक का? एम्फोटेरिक का मतलब होता है वैसा मेटल जिसका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों हो, ये एम्फोटेरिक मेटल है। यानी कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक और बेसिक दोनों है। समझिए, ये जिंक अगर हम यहाँ पे एक और ले लेते HCl में जिंक डालते तो ये बन जाता ZnCl2 और H2 यहाँ भी, यानी कि ये यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसका मतलब यहाँ सॉल्ट बना है, तो इसका मतलब इसका नेचर अभी बेसिक है, इसका मतलब अभी नेचर इसका बेसिक है। अभी यहाँ बेस के साथ रिएक्ट कर गया है और सॉल्ट बनाया है, तो इसका मतलब अभी इसका नेचर एसिडिक है। तो दोनों तरह के नेचर शो करते हैं, कभी ये बेसिक शो कर दिया और कभी एसिडिक। तो एसिडिक और बेसिक दोनों शो करते हैं, इसलिए इसे एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। और अगर इसका ऑक्साइड इसके साथ जैसे ZnO होता तो बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तब इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यानी बेस जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ये देख लीजिए आप लोग। और इसको हम लोग एम्फोटेरिक मेटल बोलेंगे, और ZnO होता है इसके जगह तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे।